जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में खबर को लेकर ज़ेर बहस बनी हुई है और ये जो ज़ेर बहस है, ये जो खबर है, ये खाली अब पाकिस्तान तक महदूद नहीं रही, ये कह लें कि पड़ोसी मुल्कों यानी कि पड़ोसी देशों में भी चली गई है। इंडिया भी इस खबर के साथ काफ़ी खेल रहा है। ये खबर है जनाब रिटायर जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। और जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके बारे में 2017 से उठने वाली जो खबरें थी और इसके बारे में कह लें कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी इनको समझा जाता है। और कह लें कि आज कुछ और खबर भी सामने आई कि कुछ ऐसे कह लें कि कुछ ब्रिगेडियर हैं जो कह लें कि उनको भी गिरफ्तार किया गया है और 3 ऐसी बड़ी पोस्टों से रिटायर ब्रिगेडियर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनका यह बताया जाता है कि जिनका ताल्लुक जो है वो भी चकवाल से है और जनरल फैज़ हमीद साहब का भी जो ताल्लुक है वो चकवाल से है। तो यहां पर नाज़रीन कह लें कि वीलॉग की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। जनरल फैज़ हमीद का और टॉप सिटी का आखिर क्या ऐसा मामलात है जिसकी वजह से कह लें कि जनरल फैज़ हमीद खबरों की जीनत बने। सबसे पहले तो हम यहां से स्टार्ट लेंगे। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो खबरों की जीनत बनते हैं जनाब, वो बनते हैं टॉप सिटी, यानी कि ये जो टॉप सिटी है ये एक सोसाइटी है जिसके जो मालिकान है उनने कह लें कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की। उनने कहा जी कि फैज़ हमीद ने हमारे घर में घुस के अपनी पूरी टीम के साथ हमें जदोकोब किया, हमारे बच्चों के मुंह के ऊपर पैर रखा, उनको मारा घसीटा। और नाज़रीन, ये कहा जाता है कि उनको मारा घसीटा और हमारे घर से नकदी और कुछ सोना भी लेकर चले गए। यहां पर एक बड़ा कह लें कि इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। वो नया मोड़ ये है कि खातून है जो कह लें कि बाहर के मुल्क में बैठी हुई है, उसने एक और स्टोरी पेश कर दिया है। उसने कहा जी टॉप सिटी का मालिक ये नहीं बल्कि मैं हूं। उस खातून ने कहा कि जी मेरे से जालसाजी के जरिए डॉक्यूमेंट्स लिए गए और इस टॉप सिटी का और मेरी जितनी भी पाकिस्तान में जायदाद थी वो इस बंदे ने अपने कब्जे में कर ली है। और ये जो बंदा जो अपने आप को टॉप सिटी का मालिक बताता है, ये कहा यह जाता है कि इसके जो ताने बाने हैं वो MQM से मिलते हैं। और कहने के इस जो टॉप सिटी है, अगर इसकी हम बात करते हैं तो टॉप सिटी की अब नई एक मालकाना सामने आ चुकी है। और ये कहा जाता है कि ये जो साहब हैं जिनने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की, दरखास्त किसके खिलाफ दायर की, वो थे रिटायर जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से। और जनरल फैज़ हमीद को कहने के इस मुकाम पे जाकर ये भी कहा गया कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट पेश हो, तो लेकिन वो पेश नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो टॉप सिटी के जो अपने आप को मालिक बताते हैं उनके घर में किसी ने राब्ता किया फैज़ हमीद साहब के भाई ने। तो उन्होंने कहा जी मैं कैश आपको वापस कर दूंगा लेकिन जो गोल्ड वगैरह वो वापस नहीं करूंगा। लेकिन ये केस बढ़ते बढ़ते आज इस नेच पे पहुंच चुका है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं उनको कह लें कि आज 3-4 रोज हो चुके हैं कि उनका कोर्ट मार्शल के हवाले से बातें की जा रही हैं। और उनको कह लें कि जो इस वक्त की मौजूदा अफसरान है आर्मी के, उनने कह लें कि फैज़ हमीद को अपनी हिरासत में ले लिया है और अब उनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। उनके ऊपर कह लें कि अब मुकदमा चल चुका है कोर्ट मार्शल का और अब उनके ये है कि जो एविडेंस है वो पेश करने होंगे कि ये कितनी संगीन जुर्म किया है फैज़ हमीद ने। क्या वो अपनी फौज के खिलाफ जा रहा था कि जो फौज के बनाए हुए असूल है उनके खिलाफ फैज़ हमीद जा रहा था? ये अब जो सारी बातें जब ये सामने आएंगी तो फिर इस चीज का फैसला होगा कि जो कह लें कि फैज़ हमीद साहब हैं जो उनके पास एक जर्नल का लकब है, ये इनसे कोर्ट मार्शल के बाद वापस ले लिया जाएगा या उनको जितनी भी अमरात दी गई हैं वो भी वापस ले ली जाएंगी। तो क्या ये खाली फैज़ हमीद रह जाएगा या जनरल फैज़ हमीद रहेगा, ये तो पता चलेगा इस इंक्वायरी के बाद। आज जो नई कह लें कि जो पेशरफ्त हुई है ISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, 2 ब्रिगेडियर एक कर्नल को भी कह लें कि इसी केस की
कड़ी के साथ जोड़ते हुए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यह जाता है कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो खाली एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ये जो फैज हमीद और इसकी जो टीम थी ये बैठे हुए जेल में इमरान खान की सहूलत कारी कर रहे थे, और ये कहा जाता है कि इमरान खान को फुली सपोर्ट कर रहे थे। अंदर की खबरें बाहर और बाहर की खबरें अंदर। इसमें अब यह है कि इस टीम में कह लें कि मोहम्मद अकरम साहब भी इसमें कह लें कि शामिल थे, जो जेल सुप्रीडेंट थे। उनके साथ भी एक दो और ऐसे बंदे थे। जब उनका सामने उनकी जो ये प्लानिंग थी जब खुल के सामने आई तो उनने इस केस से माजरत भी की, माफी भी मांगी और उनका फिर ट्रांसफर कर दिया गया। जब उनका ट्रांसफर हुआ तो अब कहा यह जाता है कि उनको अब तहवील में ले लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है, सिर्फ इसलिए कि उनसे भी अब यह है कि छानबीन होगी, उनकी भी कह लें कि इंक्वायरी होगी कि आया ये इस केस में कितने मुलव्वस थे। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि जो इमरान खान के आर्टिकल छपना, इमरान खान साहब के बड़े बड़े बयान बाहर आना, इमरान खान साहब का कह लें कि बाहर के मुल्कों में इंटरव्यू छप जाना, ये एक समझ से बालातर थी ये सारी बातें, क्योंकि जेल में इससे पहले भी सियासी लोग रह चुके हैं। सियासी लोगों से अगर मैं बात करता हूं तो जनाब नवाज शरीफ साहब, बेनजीर साहबा, दीगर ऐसी बड़ी बड़ी शख्सियत जो है वो जेलों में रह चुकी हैं, लेकिन इतनी सहूलतकारी, इतना रिलीफ आज तक किसी को नहीं मिला जितना कि इमरान खान साहब को मिला। इमरान खान साहब की जितनी भी सहूलतकारी थी, कहा यह जाता है वो फैज हमीद का नेटवर्क चला रहा था। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कुछ ही रोज पहले कह लें कि जो पीटीआई का मरकजी दफ्तर है, सेक्रेटेरिएट है, जब उसके ऊपर छापा मारा गया तो वहां से कुछ लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह लेकर गए थे वहां से, और कहा यह जाता है कि कुछ उसमें से भी ऐसे एविडेंस और ऐसे शवाहिद मिले हैं जो कि इन सब की आपस में कड़ियां जोड़ते हैं। कहा यह जाता है कि जो ब्रिगेडियर और कर्नल गिरफ्तार किए गए हैं उनका भी अब कोर्ट मार्शल किया जाएगा। ये कह लें कि ये नाज़रीन की तारीख में पहली दफा हुआ है ऐसा। कहा यह जाता है कि कोर्ट मार्शल तो खैर पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इतना खुल डुल के जो कोर्ट मार्शल कह लें कि जो सैयद आसम मुनीर की मौजूदगी में किया गया है और इनके दौर में किया गया है, ये नाज़रीन हमने पहली दफा देखा है, क्योंकि इससे पहले हमने ये चीजें कभी नहीं देखी थी। क्योंकि फौज की हमेशा से यही प्लानिंग रही है कि फौज हमेशा से अपने जो मामलात होते हैं उनको सीक्रेट रखता है। ये पहली दफा हुआ है कि जो फौज के मामलात हैं वो पब्लिक हुए हैं। नाज़रीन, इससे पहले भी कह लें कि जो आदिल राजा है और मेहदी साहब है, इनका भी नाज़रीन कोर्ट मार्शल हुआ है। ये भी मुल्क के पाकिस्तान से बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ ऐसी प्लानिंग करते हैं, मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं, फौज के खिलाफ बातें करते हैं, फैज हमीद के खिलाफ बातें करते हैं। और नाज़रीन, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो फौज की अपनी एक सिस्टम है, फौजी चाहे रिटायर हो चाहे हाजिर हो, उसको उसी सिस्टम के तहत चलना होता है, और जो रिटायर हो जाता है फौजी उसको भी उसी सिस्टम के तहत चलना होता है, जो फौज का एक अपना सिस्टम है। उसकी वजह यह है कि जब फौजी रिटायर होता है तो उसको जनाब पेंशन मिलती है, उसको मेडिकल मिलता है, उसके बच्चों को एजुकेशन मिलती है, यानी कि इतनी अमरात रिटायरमेंट के बाद भी जब आप लेते हैं तो फिर आप उस महकमे के साथ या उस अपने अदारे के साथ बेईमानी या गद्दारी कैसे कर सकते हैं जो आपकी इतनी कह लें कि हिफाजत कर रहा है और आपको इतनी मुराद रिटायरमेंट के बाद भी दे रहा है। कौन सा ऐसा अदारा है कि जो कह लें कि आपको रिटायरमेंट के बाद भी इतना कह लें कि मालो दौलत से नवाजता है? तो एक आर्मी ही है जो आपको इतना सिक्योर रखती है रिटायरमेंट के बाद भी। तो उस आर्मी के खिलाफ या उस अदारे के खिलाफ जब आप कह लें कि बेहुदा लफ्ज बोलेंगे और उसी आर्मी के खिलाफ जब आप कह लें कि ऐसे गंद उछालेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है आर्मी को अपने उन जवानों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जो मुल्क पाकिस्तान में तो क्या पड़ोसी मुल्क में भी पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। नाज़रीन, अगर इस टाइम अगर आप इंडिया के आप चैनल उठाकर देखते हैं तो यकीन करें वो लोग हम पे थू थू कर रहे हैं, हमारी आर्मी के जो ये ऑफिसर हैं उनके ऊपर थू थू कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं यहां पर आपको बता दूं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो आर्मी है इसका कह लें कि बड़ा मजबूत एक कौम के साथ, इस मुल्क के साथ रिश्ता है और इस रिश्ते को तोड़ा जा रहा है और इस रिश्ते को कमजोर किया जा रहा है। जो
अवाम का और इस फौज का आपस का रिश्ता है, यकीन करें ये बड़ा मुकद्दस और बड़ा मजबूत रिश्ता है, जिसको मुख्तलिफ तरीकों से इसको तोड़ा जा रहा है। हमारी जो 14 अगस्त है, या जब ये 1982, 81, 83 में जनरल जिया साहब ने इसको पुरजोश तरीके से मनाने के लिए कौम से रिक्वेस्ट की, तो लोग सड़कों पे झंडे लेकर आ गए, लोग नए नए करतब अदा करने लग पड़े। क्यों कि ये जो कह लें कि 14 अगस्त 1947 को ये जो मुल्क हमने कह लें कि अल्लाह ताला की मदद से हमने पाया था, और अपने बुजुर्गों की कह लें कि खून देकर, कुर्बानियां देकर, यहां तक कि मैंने कल के व्लॉग में भी आपको यह बताया था कि यहां तक के लोगों ने अपनी जानों का नजराना तो दिया नाज़रीन, अपनी इज्जतों का भी नजराना दिया, अपनी कह लें कि गैरत का भी नजराना दिया, तो फिर जाकर ये मुल्क पाकिस्तान 1947 में ये वजूद में आया, और ये मुल्क हमें नसीब हुआ। ये मुल्क इतनी आसानी से नहीं हमें मिला। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो मुल्क के बारे में ऐसी अफवाहें, ऐसे हथकंडे करेंगे, तो मेरा ख्याल है जो आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब ने एक सूरत पढ़ी है, और कुरान की एक सूरत पढ़ी है, तो मैं कहता हूं उस पर 101 अमल होना चाहिए, उसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो आप हैं। इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना दीजिए, अपने जानो माल का नजराना दीजिए, और हमारे बुजुर्गों ने ये किया है, तब जाके इस मुल्क में आपने आजादी पाई है। जो लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क में हम क्या कोई गुलाम है, तो भाई आप लोग गुलाम नहीं है। अगर आप अपने आप को गुलाम समझते हैं तो समझते रहे, इस मुल्क में आप आजाद हैं, अपनी मर्जी से आप उठते हैं, अपनी मर्जी से मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से चर्चों में आप जाके इबादत करते हैं। यहां पर हिंदू अपनी मर्जी से इबादत करता है, सिख अपनी मर्जी से इबादत करता है, क्रिश्चियन अपनी मर्जी से इबादत करता है, मुसलमान अपनी मर्जी से इबादत करता है। मुझे बताएं तो फिर हम गुलाम कहां पर हैं? अपनी मर्जी से हम अपना काम काज करते हैं, अपनी मर्जी से हम बिजनेस करते हैं, तो हम गुलाम कहां हैं? तो जनाब मुझे यह बता दें, जब अपनी मन मर्जी का आप सौदा भी बेचते हैं, बिजनेस भी अपनी मर्जी का करते हैं, तो फिर बताएं आप गुलाम कहां है? कोई गुलाम नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में आप आजादी से जी रहे हैं। सिर्फ ये गुलामी उन लोगों को लगती है आज जिन लोगों को कह लें कि उनकी मर्जी का लीडर वजीर आजम बनता हुआ नजर नहीं आता। तो वजीर आजम का मुल्क नहीं है ये मुल्क, आपका, मेरा, हम सब का है। ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, किसी एक शख्स का मुल्क नहीं है। ये मुल्क किसी सियासी जमात का नहीं है, ये मुल्क 25 करोड़ अवाम का है। उन 60 लाख लोगों का ये मुल्क है जो इंडिया से कह लें कि मुहाजिर होके आए थे। जब वो इंडिया से 1947 में चले थे और इस पाकिस्तान में पहुंचते पहुंचते ट्रेनों की ट्रेनें, नदियां की नदियां खून से बहा दी गई थी। वो 60 लाख लोगों का ये मुल्क है, और यहां पर मैं आपको बता दूं किसी एक शख्स का ये मुल्क नहीं है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।